सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। यूपी टीईटी 2018 के आगामी प्रश्नों को देखते हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने 10 प्रश्न देखा था। आज आगे प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाले सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ध्यान देना, 1 से 10 तक अगर हम संख्या लिख दें, ठीक है, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्या 1 से 10 तक समझाते हुए चल रहे हैं। ध्यान से समझेंगे। अब अगर इनका हम पहली विधि क्या है, पहली विधि है कि इनका हम एलसीएम ले लें। ये काफ़ी लंबी विधि है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एग्जाम में ट्रिक को लगा देंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम हमारा, सभी लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से एलसीएम हम 2 4 जा 8 9 2 5 जा 10, एक कॉन्सेप्चुअल मेथड समझा रहे हैं, फिर ट्रिक भी बता देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे 2 1 जा 1 5 3 7 2 9 5, अगेन अभी 2 है इसमें, 2 से फिर कैंसिल करेंगे तो 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। अब किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। अब अभी भी 3 है, बिल्कुल है। 3 से फिर से एक बार काटेंगे, 3 से फिर से एक बार काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या बच रहा है, 5 को काटेंगे, 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1। अभी क्या बच रहा है, 7, तो 7 से काटेंगे तो सब 1 1 1 1 1 1 1 1, सब में 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 और 49 ज़ा 360, 360 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा। इसको फिर से गुणा करेंगे, 7 शून्य 7 6 42, 7 3 21 4 25, 2520, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये है विकल्प में, विकल्प नंबर दूसरा सही होगा। मतलब 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या इनमें क्या है, 25 20। दूसरी विधि क्या है कि 1 से 10 तक हमने संख्याएं लिख दिया है, इसमें से कोई हम ऐसी संख्या उठाते हैं, कोई भी संख्या उठाते हैं जिससे चारों विकल्प कटेगा, विकल्प वाइज। तो मान लो 7 उठा लेते हैं, 7 से क्या 100 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो पहले ये विकल्प गायब कर दो। 1000 कटेगा, नहीं कटेगा, ये विकल्प गायब कर दो। क्या 2520 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 50 40 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब इन दोनों में देखना है कि छोटी, क्योंकि छोटी संख्या सबसे छोटी पूछ रहा है, तो 50 40 और 25 20 में सबसे छोटी क्या है, 25 20। तो यही हमारा राइट आंसर हो, ये आ जाएगा। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। ये हमने समझा है लघुत्तम वाला परमानेंट कॉन्सेप्ट मेथड, है ना। तो दोनों से आंसर 25 20 आ रहा है, 2520। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या स्मॉल a, है ना, और b के लिए गिवन है a की पावर b इक्वल टू, ये दिया है a की पावर b इक्वल टू 125। बहुत आराम से समझेंगे। तो पूछ रहे हैं b की घात a का मान, बहुत आराम से लगाएंगे। a की घात b, इसको लिख सकते हैं 5 25 पंचे 125। तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो आ जाएगा a बराबर 5 और आ जाएगा b बराबर, क्योंकि घात में b है, घात में 3 है, b बराबर 3, ये हमारे पास आ जाएगा, है ना। अब b की घात a पूछ रहे हैं, है ना, तो इसके स्थान पे रख देंगे, b के स्थान पे 3, a के स्थान पे 5। 3 को 5 बार गुणा करेंगे, है ना, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 81, 243। तो ऐसे 3 को 5 बार गुणा कर देंगे हम, है ना। तो आ जाएगा 3 इंटू 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 81, 243। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 243। इसको इरेज कर देते हैं, 243। ये
उत्तर है कहीं पे, कहीं विकल्प है? बिल्कुल है, विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा 243। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि एक चित्र आया है में स्टार के स्थान पे क्या होगा। वो चित्र प्रश्न में इस तरीके से गिवन है, क्योंकि वो टाइप नहीं हो सकता था तो हम इसको हाथ से लिख देते हैं। ऐसे वो प्रश्न गिवन है, रीजनिंग का क्वेश्चन था, है तो बहुत आसान, बट इसको देख लेते हैं, थोड़ा आराम से समझते हुए चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बिल्कुल गणित में जल्दबाजी करना ही नहीं है ना, गणित में जल्दबाजी नहीं करना है। एग्जाम में जल्दबाजी लगाना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, एग्जाम में अपने आप आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट ये, अब इसमें संख्या दिया है, संख्या क्या दिया है, संख्या दिया है इसमें 3, इसमें दिया है 4, इसमें दिया है 7, इसमें दिया है 6, इसमें दिया है 1। अगले में क्या दिया है, अगले में दिया है 2, यहाँ पे दिया है 5, ये 5 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है 1। अगले में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 7, यहाँ पे दिया है 8, यहाँ पे दिया है 6, यहाँ पे दिया है 9 और बीच में दिया है 15। अगले में क्या दिया है 6 और 5 और यहाँ पे क्या दिया है 4, यहाँ पे क्या दिया है 7 और बीच में क्या दिया है स्टार। तो पूछ रहे हैं स्टार के स्थान पे, ये पूछा है इन्होंने, स्टार के स्थान पे क्या आएगा, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा यही पूछ रहे हैं। देखो एक इसमें ट्रिक लगाओ कि अगर 3 को और 4 को हम जोड़ रहे हैं तो बीच वाला भाग हमें मिल जा रहा है, यानी 3 4 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। 6 को और 1 को जोड़ रहे हैं, 6 + 1 = 7 आ रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है। इसमें देखो 2 और 3 को जोड़ रहे हैं 5 आ रहा है, 4 1 को जोड़ रहे हैं 5 आ रहा है, इसमें 7 और 8 को जोड़ रहे हैं 15 आ रहा है, 9 और 6 को जोड़ रहे हैं 15 आ रहा है। इसका मतलब एक पैटर्न है कि हमको इस साइड को ऐड करना है, ऐसे इसी पैटर्न को आगे फॉलो कर लेंगे। 5 + 6 = 11 और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 7 + 4 = 11, मतलब ये भी 11 ये भी 11 बराबर आ रहा है। तो बीच में क्या आएगा, जो स्टार है स्टार के स्थान पे 11 आ जाएगा, यही आंसर होगा। 11 है विकल्प में, विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, अब इसमें देखो एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है और क्वेश्चन अच्छा दिया है। कह रहे हैं कि 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, व्यास कितना है 80 मीटर और कैसा बना है ये वृत्ताकार, तो वृत्त एक बना देंगे, है ना। अब इसमें एक वर्ग भी दिया है इन्होंने, तो एक वर्ग को हम ड्रॉन कर देंगे, एक वर्ग को ड्रॉन कर देंगे, ठीक है। ये वर्ग ऐसे इससे टच कर रहा है। अब इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। लेकिन एक सवाल है कि ये जो बन रहा है वृत्त ये 80 मीटर का है, मतलब ये व्यास हो गया, ये कितने मीटर का है, यहाँ पे लिख दो ये 80 मीटर का है ना। तो 80 मीटर का होने का मतलब इसके बीच के पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। अब ध्यान दो, इसका मतलब ए बी सी डी हमारा क्या है, एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है ना। और इसमें जो सी और ओ है ये वृत्त की रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो इसका मतलब है हम ये वाला जो भाग है वर्ग जो है वर्ग का विकर्ण कंसीडर करेंगे, तो ये 80 मीटर है। और वर्ग का विकर्ण जो हम जानते हैं वो फार्मूला आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा होगा, भुजा √2 होता है। भुजा को हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है ना। और वर्ग का विकर्ण इसमें कितना दिए हैं 80 मीटर। कैसे, ये वर्ग के अंदर है, यही व्यास है, यही विकर्ण है। तो 80 बराबर a√2 मतलब भुजा √2। तो भुजा आ जाएगा 80/√2। इसे परमेयीकरण करके हल करेंगे तो आ जाएगा ये 40√2, मतलब भुजा आ गया 40√2।
2। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। जब हमें भुजा पता हो गया कितना 40√2, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग या भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। इसका मतलब है 40√2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे 40 गुणे 40 1600 और √2 गुणे √2 2 है ना, अर्थात ये 3200 कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। क्या है आंसर में? बिल्कुल है, विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 240, क्या कह रहे हैं 240 अंकों की एक परीक्षा होती है। क्या होता है? अंकों की एक परीक्षा होती है और उसमें ये कह रहे हैं कि परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया। परीक्षार्थी ने कितना अंक अर्जित किया? 52 अंक अर्जित किया। तो पाई अभिलेख से बताना है। पाई अभिलेख, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। पाई अभिलेख से बताना है कि इसका संगत कोण कितना होगा। तो इसका मतलब पाई के बारे में जब इन्होंने बात किया तो हमें 360 के बारे में जानना होगा। अब देखो परीक्षा का पूर्णांक कितना दिया है इन्होंने। परीक्षा का पूर्णांक कितना दिया है? परीक्षा का पूर्णांक दिया है 240 अंक। इसका मतलब ये पाई अभिलेख में कितने पे हम बात करेंगे? 360 डिग्री पे। 360 डिग्री पे बात करेंगे, अर्थात एक अंक की वैल्यू अगर पता करना हो तो लिख देंगे 360/240, है ना, 240। और अगर 52 अंक पे पता करना हो, है ना, 52 अंक अर्जित किया तो पाई अभिलेख में 52 अंक बराबर आ जाएगा 360/240 इंटू के साथ 52। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 78 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 78 डिग्री है कहीं कहीं पे, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी? बहुत सिंपल। इसमें दुगुनी के लिए जो टाइम दिया है n1 = 2 मान लेते हैं और तिगुनी के लिए कह रहे हैं n2 = 3, है ना। और टाइम के लिए जो t1 = है कितने वर्षों में बात कर रहे हैं? 10 वर्षों में। और उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाती है, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में? t2 पूछ रहे हैं, मान लेते हैं t2 प्रश्नवाचक चिन्ह हमें पता नहीं है ना। तो एक फार्मूला है, ट्रिक वाला फार्मूला n1 माइनस, इसको हमेशा याद रखना जब प्रश्न में पूछा जाएगा इतने वर्षों में इतना हो जाता है, इतने वर्षों में इतना हो जाता है, तो कितने वर्षों में कितना हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला है n1 - 1/t1 = के साथ n2 - 1/t2। ये बहुत ही साधारण सा है लेकिन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो n1 कितना है? 2 है, 2 - 1। t1 कितना है? 10 दिया है, = के साथ n2 3 - 1। t2 हमें पता करना है, हल कर लेंगे। 1/10 बराबर 2/t2, अर्थात t2 आ जाएगा, वज्र गुणनफल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 दूना 20, अर्थात 20 वर्ष। t2 हमारा कितना आ जाएगा? 20 वर्ष है आंसर। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, 20 वर्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 1² + 2² + 3² + 9² बराबर 285 और फिर पता करना है 0.11 का होल स्क्वायर, 0.22 होल स्क्वायर + 0.33 स्क्वायर + ... 0.99 का स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको सिंपल बदल लेते हैं। हमें ये वैल्यू दिया है, वैल्यू क्या दिया है? 1² + 2² + 3² + ... +9²। इसका मान इन्होंने दे रखा है 285। इसको हमें कुछ नहीं करना है, करना इसमें है। देखो जो दिया है 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर, 11 नहीं दरअसल 0.11 पढ़ेंगे, प्लस 0.33 का होल स्क्वायर प्लस ... प्लस 0.99 का होल स्क्वायर। अब इसको हम डिनोमिनेटर में चेंज कर लेंगे नॉमिनेटर, ताकि हमें एक कंप्लीट वैल्यू मिल जाए। तो 11/100
होल स्क्वायर प्लस 22/100 होल स्क्वायर प्लस 33/100 होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 99/100 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक कामन ले लेते हैं, 11/100 का होल स्क्वायर कामन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे कि ये वाला मान हमारा इक्वेशन फर्स्ट ही तो है, ये पूरा पैकेट, और ये पूरा पैकेट का वैल्यू हम कितना है हमारे पास 285, तो बस हल कर लो। अब यहाँ पे 11/100 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 11 में 121/100 गुणे के साथ 285। इसको और हल करेंगे, 121 गुणे 285 गुणा कर लोगे तो आ जाएगा 34/48 है ना। इसको गुणा करेंगे तो, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3,44,000 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 34,485 अपान के साथ ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अपान के साथ इसको 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ भाई 2 शून्य और बढ़ जाएगा, अपान के साथ 4 टाइम 0 10,000 इक्वल टू के साथ जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 3.4485। ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्या है इसमें, विकल्प नंबर 3 है, तो विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 8वां है। कह रहा है कि सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे फ़ारेनहाइट पैमाने पे हमें बताना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है C-0 यानी C/5 इक्वल टू F-32/9। अगर केल्विन में पूछेगा तो केल्विन को आगे बढ़ा लो, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं, K-273/5। तो हमें इसी पैकेट की ज़रूरत है। तो देखो C/5 इक्वल टू के साथ यहाँ पे हो जाएगा F-32/9। अब सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में हमारे पास कितना दिया है 37 डिग्री, तो 37/5 इक्वल टू के साथ F-32/9। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 37 गुणे 9 333 आ जाएगा, इक्वल टू के साथ 5F माइनस के साथ इसको गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा, है ना। अब 5F इक्वल टू इस पक्ष को इधर ले जाएंगे और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 493, अर्थात F इक्वल टू 493 अपान के साथ 5। अब यही सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 98 पॉइंट के साथ 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट हमारे पास है कहीं पे, विकल्प नंबर हमारे पास 2 है, तो 2 सही हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट बहुत सिंपल है, और ये कह रहे हैं कि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 है, 8 पेंसिल 16 रबड़ का मूल्य 68 है, तब 2 पेन का मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल, देखो रखो इसको एक इक्वेशन बना लो कि 3 पेन धन 2 पेंसिल धन 2 पेंसिल, ये छोटे से बच्चों वाला सवाल है, धन 4 रबड़ बराबर इनका मूल्य 92, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ये कह रहे हैं कि 8 पेंसिल, चलो मान लेते हैं भाई 8 पेंसिल है ना, धन 16 रबड़ इनका मान कितना दिया है 68 दिया है। इसको ध्यान में देंगे कि 8 पेंसिल और 16 रबड़ इनका मान क्या दिए हैं, इनका मान दिए हैं 68, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा अगर हम 2 पेंसिल, यहाँ से हमें 2 पेंसिल और 4 रबड़ चाहिए, ठीक, तो इसका मतलब हमें 4 यहाँ से कॉमन ले लेना पड़ेगा ये इक्वेशन को फिट करने के लिए, इस इक्वेशन को में फिट करने के लिए। तो देखो ध्यान से 4 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 2 पेंसिल धन के साथ 4 रबड़, ठीक है। इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ से इरेज करेंगे, 4 रबड़ है ना, बराबर के साथ 68। अब 4 से काट देंगे, 17 चौके 68, अर्थात 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य कितना आ गया 17। तो यहाँ पे 2 पेंसिल 4 रबड़ है, इसमें विकल्प में रख देंगे
तो 3 पेन धन 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य यहाँ पे रखेंगे। कितना? 17 बराबर के साथ 92, अर्थात 3 पेन बराबर 92 माइनस 17, और 92 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 75। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? एक पेन का मूल्य होगा 75/3, अर्थात एक पेन का मूल्य हो जाएगा 25। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 25। तो इस प्रकार से यहाँ पे, अच्छा इसमें पूछ रहे हैं 24 पेन का मूल्य, 2 नहीं भाई 24 है। तो 24 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? जब एक पेन का मूल्य आ गया 25, तो 24 पेन का मूल्य 24 गुणे 25। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 25 चौके इसमें आ जाएगा 600, है ना? कितना आ जाएगा? 600, अर्थात 24 पेन का मूल्य होगा 600 रुपया। विकल्प में है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो इस प्रकार से हमने आज 9 प्रश्नों को यूपी टीईटी 2018 के 9 प्रश्नों को सफलतापूर्वक समझा है। तो इस तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन को ले आते रहेंगे जब तक ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए। तो हमारे साथ बने रहिए। धनवंत मैथ्स एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने शिक्षक साथियों में इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।